आखिर मोदी गवर्नमेंट को अग्निवीर स्कीम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत का हर नौजवान इस बारे में जरूर सोचता है। सरकार बोल रही है कि अब हम टीओडी से लेंगे, तो हम लोग जिनने एग्जाम नहीं हुआ उसका क्या होगा? 4 साल की नौकरी करने के बाद भी यहाँ अग्निवीर को 1 मंथ की भी पेंशन बजट में नहीं दिखती। तो नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है ये अग्निवीर योजना। 4 साल के बाद जब वो कटोरा लेके सड़क पर घूमेंगे। वहीं अगर 1 दिन का सांसद बन जाए कोई तो उसे आजीवन सैलरी दी जाती है। इवन अगर सांसद की मृत्यु भी हो जाती है तो उसको आधी पेंशन उसके परिवार को आजीवन दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर भारत सरकार ने उन सभी नौजवानों के सपनों के साथ अग्निवीर स्कीम लाकर क्या उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया है? बात है 14 जून 2022 की। राजनाथ सिंह सैनिकों के बड़े अफसरों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहाँ पर वो सैनिकों की भर्ती के लिए एक स्कीम लॉन्च करते हैं। पर इस स्कीम के लॉन्च होते ही पूरे भारत में जोर शोर से विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता है। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म फोर्सेज में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुल्ली मॉडर्न और वेल बनाएगी। जैसे ही ये स्कीम लॉन्च करती है सरकार, सबसे ज्यादा हमें विरोध प्रदर्शन युवाओं के द्वारा पूरे भारत में देखने को मिलता है। जगह जगह से विरोध की भयंकर तस्वीरें सामने आती हैं। युवा इस स्कीम को बिल्कुल नकार देते हैं, वो इस स्कीम के खिलाफ होते हैं। जगह जगह पे तोड़-फोड़ में आग लगा दी जाती है। बिहार में हमें कई जगह उग्र प्रदर्शन तक देखने को मिलता है। स्पेशल बिहार में ही इतना ज्यादा उग्र प्रदर्शन क्यों हुआ, उसकी भी एक वजह है। इसके लिए आपको 2 साल पहले एक हुए हादसे को जानना बहुत जरूरी है। अग्निवीर योजना के लॉन्च होने से ठीक 2 साल पहले नवंबर में भारतीय एयरफोर्स की भर्ती के लिए ग्रुप एक्स और वाई के लिए नवंबर में वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें पूरे भारत से लोगों ने आवेदन किया था। इस भर्ती में एक्स और वाई समूह के लिए लगभग 60,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका था। इसमें उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया था और इसके बाद उन्होंने मेडिकल प्रक्रिया भी पूरी क्लियर कर ली थी। मेडिकल क्लियर करने के बाद उनको ग्रीन कार्ड तक मिल गया था। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई, जिसे वायु सेना की भाषा में PSL कहा जाता है। इसके बाद इनको नौकरी मिलना तय माना जा रहा था। अब सिर्फ कमी थी तो ज्वाइनिंग लेटर की, तो केवल इनकी नौकरी के बीच में सिर्फ एक ही चीज की दीवार थी, वो थी ज्वाइनिंग लेटर। सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलना बाकी था। इन लोगों ने अपने गांव में मिठाइयां तक बांट दी थी। परिवार में खुशियों का माहौल था। जो लोग गांव देहात में रहते थे पूरे गांव में जश्न का माहौल था और शहर में भी रहने वाले लोगों ने अपने यार दोस्तों में मिठाइयां बांट दी। सब जगह खुशियां थी। मगर कुछ दिनों के बाद इनको CASB एक वेबसाइट के द्वारा सूचित किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से हमें वेबसाइट के माध्यम से CASB वो क्या है कि एयरफोर्स की सिलेक्शन की बोर्ड है, उसने कहा कि आप लोग वेट कीजिए, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आपका इनरोलमेंट लिस्ट डिले कर दिया गया है। एक्चुअली ये वो समय था जब देश में कोरोना पांव पसार रहा था और हमारे देश को एक भयंकर लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा था। ये उस दौरान की बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसका अग्निवीर स्कीम से क्या लेना देना, क्योंकि अग्निवीर स्कीम तो 2022 में आई है, इनकी भर्ती 2020 की है, तो लेना देना है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये कनेक्ट करती है। बाद में इनको बताया जाता है कि इनकी भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी, लेकिन यहाँ 1 साल बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं होता और इतना लंबा समय इंतजार करने के बाद इनका धैर्य टूट जाता है। इन लोगों को घर वालों से फोन आते हैं कि आखिर आपको नौकरी कब मिलेगी। रोज इस तरह का टॉर्चर से, मानसिक दबाव से भी गुजर रहे होते हैं। ऐसे में ये इनका सब्र का बांध टूट जाता है। तभी ये सभी छात्र जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं। घेराव करने का और शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करने का काम किया। उस मीटिंग में राजनाथ सिंह, देश के माननीय रक्षा मंत्री भी आए थे। उन्होंने हमें ये वचन दिया, हम लोगों से वादा किया कि आप लोग की भर्ती प्रक्रिया जो बची हुई है, जो ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं, वो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। लेकिन सर 2 दिन पहले तीनों सेना के प्रमुखों ने और माननीय रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि अब भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया को अग्निपथ स्कीम के द्वारा अग्निवीर के तहत लिया जाएगा। इनका कहना था कि इन्होंने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली थी, तो अब इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इनको कहा जाता है कि आपका मेडिकल 2 साल पहले हुआ था। तो इन छात्रों ने कहा जवाब में कि अगर मेडिकल की ही बात है तो आप फिर से हमारा मेडिकल ले लीजिए, हम मेडिकल देने को तैयार हैं। मगर इनकी बातों को नहीं सुना जाता। बंधु ने पूछा कि सर क्या बताइए, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया में बस ज्वाइनिंग लेटर बाकी था, उन लोगों को आप ले लिए होते, आगे की प्रक्रिया तो भविष्य की है, उस पर आप विचार करते, उसको आप लोग सुनिश्चित करते। लेकिन BR चौधरी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट बहुत दिन हो गया मेडिकल किए हुए, तो हो सकता है
हो सकता है, इसलिए हम उनकी प्रक्रिया जो है शुरू से अग्निपथ से करेंगे। सर आप हमारी मेडिकल फिर से ले लेते, आप हमारा मेडिकल कर लो, हमें कोई अफसोस नहीं है। आपकी तो नीति बस ये है कि किसी तरह अगर इन लोग का मेडिकल ले लेंगे तो इन लोग को परमानेंट करना पड़ जाएगा। इसलिए आपने क्या किया कि अग्निपथ स्कीम से करेंगे तो उसमें बहुत सारे लड़के आउट चले जाएंगे, और जिसको रखना भी होगा तो उसको बस अग्निपथ स्कीम से 4 साल रखना पड़ेगा। अरे सर हम गरीब के बेटे हैं सर, ठेला खींचने वाले और मजदूर के बेटे हैं सर, ऐसा अन्याय हमारे साथ मत करिए सर। और इसी वजह से हमें बिहार में ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। इनकी क्या गलती थी? इन्होंने इतनी मेहनत से तैयारी की थी सेना में जाने के लिए, और इन्होंने सारे परीक्षाएं भी पास कर ली थी। उनके साथ ये सरकार ऐसा बिहेव करेगी तो उन माताओं के दिल पे क्या गुजरी होगी कि उनकी औलाद के साथ ये मोदी सरकार ने क्या किया। कल के न्यूज में मोदी जी की माता जी का बर्थडे था। मैं सम्मान के साथ कहता हूं कि मोदी जी ने कहा कि माँ एक शब्द नहीं है, लेकिन सर कल मेरी माँ ने रोया है। कल मेरी माँ ने फूट के कहा है कि बेटा तुम्हारे लिए तो मेरे अंदर बहुत सपना था कि तुम नौकरी पा जाओगे तो गरीबी दूर हो जाएगा। मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी आपकी माँ एक माँ नहीं है, हमारी भी माँ है। उन 7,000 माताओं का क्या, जिनके आंखों में आंसू था, उनके शब्दों में दर्द था, उनकी बातें सर दबी हुई थी। सर हमारी माता के बारे में ध्यान दे दो। हमारे जो थल सेना, रक्षा सेना और जल सेना के जितने अधिकारी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि सर 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा दर्द मत भुलाओ सर। ऐसे उनका जो नुकसान हुआ वो कौन भरेगा? अब सरकार अग्निवीर लाने के पीछे कई कारण बताती है। जैसे सरकार का कहना है इससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अवसर मिलेंगे, सैन्य बलों में युवाओं की संख्या ज्यादा होगी, लंबी अवधि की पेंशन में कटौती होगी और लाभों में भी कटौती की जाएगी, और रक्षा सेवा के बाद इनको कैरियर के लिए काफी सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। पर इन सब कारणों में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि लंबी अवधि की पेंशन से बचत करना सरकार के लिए एक मेन टारगेट था। सरकार को यानी कि सेना पर होने वाला खर्च या तो बोझ लगता है, जिस वजह से उन्होंने अग्निवीर स्कीम लॉन्च की। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सरकार को चूक सकता है, पर वास्तव में अग्निवीर लाने का मेन कारण यही था कि लंबी अवधि की पेंशन को काटा जाए, जिससे इस बचे हुए पैसे को सरकार का कहना है कि वो वहाँ यूज करना चाहती है। सेना को और भी ज्यादा आधुनिकीकरण करने में ये पैसा खर्च करने वाली है, सरकार की ये मंशा है। तो हमारा यहाँ ये सवाल है कि अगर आपको कटौती करनी है तो क्या सिर्फ आपको सैनिकों के ही पैसे मिले थे कटौती करने के लिए? अगर लागत में कमी करनी ही है तो सिर्फ इसमें नेताओं की पेंशन क्यों नहीं काटी जा सकती? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है देश के लिए? 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपए है वो मंत्री को, उनका पेंशन काटिए, उनका पैसा काटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या भाड़ में जाएगा? ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब हुए ऊपर, इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि एक सेना के ऊपर साल में सरकार कितना खर्च करती है, वहीं एक सांसद के ऊपर हमारी भारतीय सरकार कितना खर्च करती है। अगर बात करें अग्निवीर सैनिक की, तो प्रति अग्निवीर सैनिक के ऊपर सरकार सालाना 4 से 5 लाख रुपया खर्च करती है। वहीं एक सांसद की अगर बात करें तो एक सांसद की औसतन सैलरी 1 महीने की 1 लाख रुपए होती है, यानी कि साल के 12 लाख रुपए उस पर खर्च होते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा सांसद को मिलने वाले भत्ते और अन्य लाभ मिलाकर एक सांसद पर सरकार 40 से 50 लाख रुपए सालाना खर्च करती है, जो कि एक अग्निवीर सैनिक से लगभग 10 से 12 गुना ज्यादा बैठता है। अब आप भी सोचिए कि सरकार का ज्यादा पैसा किस में खर्च होता है, एक सैनिक के ऊपर ज्यादा खर्च होता है या एक सांसद के ऊपर खर्च होता है? तो कटौती सरकार को कहाँ करनी चाहिए थी? 4 साल की सेवा करने के बाद एक सैनिक को 13 से 14 लाख रुपए देकर उसे घर बिठा दिया जाता है। उसके बाद उसके लिए वैकल्पिक ऑप्शन होते तो है, मगर कोई 100% गारंटी नहीं होती। वहीं एक सांसद एक दिन के लिए बन जाता है तो वो अपना जीवन जिंदगी भर के लिए सिक्योर कर लेता है। ऐसे में सरकार का ये दोहरा रवैया हमारे सैनिकों के लिए क्या सही है? क्या मोदी सरकार को हमने इसीलिए चुना था? इसी वजह से विपक्ष के नेता इस स्कीम के खिलाफ हैं। कई नेताओं ने इसमें अपनी समय समय पे प्रतिक्रियाएं दी हैं। वहीं राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाया है कि एक सैनिक की मृत्यु होने के बाद उसको मुआवजे के तौर पर सरकार कुछ नहीं देती। तब उसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा था कि उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाता है। तो राहुल गांधी ने उसके जवाब में ये क्लियर किया कि ये मुआवजा नहीं था, ये उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया था, ये उसको इंश्योरेंस मिला था। सर पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं
सर ये सच है सर। तो ये तर्क वितर्क वहाँ चलते रहते हैं, मगर राहुल गांधी ने एक मेन पॉइंट जरूर बहुत सही उठाया था, जिसमें राहुल गांधी बताते हैं कि एक तरफ हमारा 6 महीने का शोल्डर ट्रेनिंग लेकर जाता है सरहद पर, वहीं उसके सामने 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस चीनी जवान या पाकिस्तानी सैनिक होते हैं। तो ऐसे में वो कैसे सामना कर पाएगा उन परिस्थितियों जिसका उसे अभी तजुर्बा भी नहीं है। तो उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। क्या ये हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? क्या इससे हमारे देश की सुरक्षा पे खतरा नहीं होगा? क्या ये मुद्दा हमारे देश की सुरक्षा से नहीं जुड़ा है? वहीं अखिलेश यादव ने भी संसद में इन लोगों के लिए, जो लोग 75% लोग, जिन लोगों को अग्निवीर में पूरी तरह से नौकरी पे नहीं रखा जाता, 4 साल के बाद घर भेज दिया जाता है, ऐसे में अखिलेश यादव की डिमांड है कि उनके लिए 100% रोजगार की गारंटी चाहिए। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है, सभापति महोदय, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है, तो सभापति महोदय उनका भविष्य क्या होगा, वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। कि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि सरकार की नीयत में सवाल इसलिए उठता है कि केवल खर्चा कम करने से क्या देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा सकता है? इन नेताओं के विचारों से यह स्पष्ट होता है कि अग्निवीर योजना पर विपक्ष के कई नेताओं ने इसे युवाओं के भविष्य और देश की सुरक्षा के लिए जोखिम भरा माना है। उनकी मांग है कि सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए या फिर इसमें बड़े सुधार करने की जरूरत है, ताकि ये योजना युवाओं और देश के हित के लिए हो। और एक इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है, क्या 6 महीने की ट्रेनिंग इन युवाओं के लिए काफी होती है? राहुल गांधी का यह पॉइंट सबसे दमदार था, क्योंकि जब आप सेना में जाते हैं तो जब तक आपको एक लंबा एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो आपको एक बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। ऐसे में 6 महीने की ट्रेनिंग उनके लिए नाकाफी गुजर साबित हो सकती है और इससे हमारे भारत के कई मेजर मिशन पे भी इसका असर पड़ सकता है। और जब अग्निवीर सैनिक किसी एक्सपीरियंस सोल्जर के साथ, रेगुलर सोल्जर्स के साथ ड्यूटी पर होते हैं तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मानसिकता पे असर पड़ता है कि हमारी ड्यूटी एज ए लॉन्ग टर्म नहीं है। तो ऐसे में वो अपनी ड्यूटी भी ढंग से नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक मानसिक तनाव भी रहता है कि हमारी नौकरी कंफर्म नहीं है, आज है कल का पता नहीं। ऐसे में वो अपनी जॉब को भी कंसिडर ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि सेना में जाने के लिए ये जवान बचपन से सपने देखते हैं, जिस निष्ठा के साथ ये सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं, खाली नौकरी के लिए नहीं जाते। वही हमारी मोदी गवर्नमेंट कैसे इन सबके सपनों को कुचल रही है? तो क्या ये वाकई में ही अग्निवीर स्कीम देश के हित के लिए है, हमारे जवानों के लिए है? क्या अग्निवीर स्कीम इन युवाओं के साथ न्याय कर रही है जो सेना में जाकर देश के लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं? ऐसे लोगों के लिए क्या आपके पास पेंशन, उनके परिवार के लिए बजट में पेंशन तक नहीं है? मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। आखिर ये देश किससे जुड़ा है? लोगों से। और अगर आप लोगों का ही ख्याल नहीं रख पाओगे तो फिर कैसी सरकार? हमारी भी सरकार से यही मांग है कि अगर अग्निवीर स्कीम को चलाना है तो कम से कम आप इसमें 100% गारंटी का प्रावधान कीजिए और इसके अलावा आप सेना की ट्रेनिंग को भी बढ़ाइए। आपकी क्या राय है? क्या अग्निवीर स्कीम रहनी चाहिए? हमारे हिसाब से अगर अग्निवीर स्कीम रहती है तो वेल एंड गुड, मगर इसमें चेंजेस होने चाहिए, तभी स्कीम एग्जिस्ट करनी चाहिए। हमारे हिसाब से अग्निवीर स्कीम एक बहुत अच्छा विकल्प था, मगर इसके अंदर जो कंडीशंस लगाई गई थी, 4 साल की ही नौकरी रहेगी, इसे बढ़ाकर कम से कम 15 साल कर देना चाहिए और इसके अलावा इनकी सैलरीज भी इंक्रीज करनी चाहिए और इसके अलावा इनको सैनिक प्रशिक्षण कम से कम 6 महीने की बजाय 1 से 1.5 साल का मिलना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों हमारे से कोई भी कुछ त्रुटि रह गई तो प्लीज हमें माफ कीजिएगा। अग्निवीर को लेके आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, क्या अग्निवीर स्कीम हमारे देश के हित के लिए है? क्या हमारे युवाओं नौजवानों के हित के लिए है? क्या इतना कम पीरियड अग्निवीर में सैनिकों को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा? ये कहां तक सही है ये स्कीम? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।